हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आपका बूस्टर नर्सिंग कैरियर पॉइंट की ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस के अंदर। आज मैं आपके लिए यूपीपीएससी और केजीएमयू के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूं, जो पिछली क्लास की तरह बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो आज की क्लास का मजा लीजिएगा। चलिए मैं स्टार्ट करूंगा आज की क्लास। उससे पहले मैं आपको स्क्रीन पर एक लोगो दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर आपको लिखा हुआ है बेस्ट कोचिंग फॉर यूपीपीएससी केजीएमयू नॉर्थ नर्सिंग ऑफिसर के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। न्यू बैच, एक रनिंग बैच अभी चल रहा है, रेगुलर बैच चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो। और ऐसे बच्चे जो क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए क्रैश कोर्स अभी कुछ ही दिनों में स्टार्ट कर दिया जाएगा। फर्स्ट वीक में, अगस्त के फर्स्ट वीक में स्टार्ट कर दिया जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे अपने टॉपिक पर चल रहा हूँ। तो आज हम कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसको हम देखते हैं। पहले हम एमसीक्यू क्लास, हमारी एमसीक्यू क्लास है, लास्ट क्लास की तरह हमारी एमसीक्यू क्लास है, जिसके अंदर हमारे कुछ पास कुछ टॉपिक होंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हार्मोन्स होंगे, हार्मोन्स को हम डिस्कस करेंगे। एड्रिनल मेडुला के हार्मोन होंगे, एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन होंगे, है ना। एड्रिनल ग्लैंड के अंदर मेडुला, कॉर्टेक्स, दोनों ही हार्मोन के। हीमोस्टेसिस एक प्रोसेस होती है ब्लड के क्लॉट बनने की, उस प्रोसेस के अंदर कितनी फेजेस होती हैं हम वो भी देखेंगे। हेपेटाइटिस वायरस क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। टॉर्च इन्फेक्शन क्या है, कौन से इन्फेक्शन आते हैं इसके अंदर और ये क्या कॉज कर सकते हैं, ये भी देखेंगे हम इसके अंदर। पैनक्रियाज के बारे में हम देखने वाले हैं, इससे रिलेटेड एमसीक्यू। ब्लड सेल से भी रिलेटेड एमसीक्यू है हमारे पास। और फेजेस ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन। तो ये सारे टॉपिक हैं, इन सारे टॉपिक को टच करेंगे हम। हाँ जी, पूरी तरह से डिस्कस तो नहीं करेंगे आप, क्योंकि सच में सारे टॉपिक हम एक एक दो दो एमसीक्यू देखेंगे और उन एमसीक्यू के साथ ही हम इनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला एमसीक्यू, विच स्टेटमेंट अबाउट द एड्रिनल मेडुला हार्मोन इज एक्यूरेट। देखिए गाइस, क्वेश्चन में दे रहा है क्या कि एक स्टेटमेंट सही है। एक स्टेटमेंट क्या है, सही है। किसके रिगार्डिंग? एड्रिनल मेडुला के हार्मोन। यानी कि एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल ग्लैंड, वो एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो दोनों के हार्मोन्स कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो दोनों को पता करते हैं कौन से हार्मोन होते हैं। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एड्रिनल ग्लैंड जो होती है, एड्रिनल ग्लैंड जो होती है उसके दो पार्ट होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है आपका कौन सा, एड्रिनल कॉर्टेक्स। एक पार्ट होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स और दूसरा पार्ट होता है एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला। तो एक एड्रिनल कॉर्टेक्स है, दूसरा एड्रिनल मेडुला है। एड्रिनल कॉर्टेक्स के कौन से हार्मोन होते हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स होते हैं, मैं पूरी क्लास को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। कैसे डिस्कस, कौन सी सेल्स होती है इसके अंदर, कौन सी सेल से कौन से हार्मोन निकलते हैं, उनको रिगार्डिंग में बिल्कुल टच नहीं कर रहा हूँ। मैं डायरेक्ट यहाँ पे देख रहा हूँ कि कॉर्टेक्स के कौन से हार्मोन है और मेडुला के कौन से हार्मोन। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन होते हैं उनको बोलते हैं हम कौन से, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। और एक हार्मोन और आप जानते हैं जिनको हम जानते हैं सेक्स हार्मोन के नाम से, सेक्स हार्मोन। तो ये जो हार्मोन होते हैं, ये तीन हार्मोन हैं आपके, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स हार्मोन। ये तीनों के तीनों हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं? ये रिलीज होते हैं कहाँ से? एड्रिनल कॉर्टेक्स से। एड्रिनल मेडुला के हार्मोन आपने पढ़े होंगे, इसके हार्मोन होते हैं कौन से? एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन, दूसरा हार्मोन नॉर, और एपिनेफ्रिन। तो ये दो हार्मोन हैं जो सीक्रेट होंगे कहाँ से? एड्रिनल मेडुला पार्ट से। तो इतना समझ में आया होगा आपको एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। एड्रिनल कॉर्टेक्स और मेडुला दो पार्ट होते हैं एड्रिनल ग्लैंड के, जिससे एड्रिनल कॉर्टेक्स से सीक्रेट होने वाले हार्मोन कौन से? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स हार्मोन। और एड्रिनल मेडुला से सीक्रेट होने वाले हार्मोन कौन से होते हैं? एपिनेफ्रिन और है। दोस्तों इनके कुछ फंक्शंस आपको पता होने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या चीज कराते हैं, चलिए देखते हैं हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। पहला, ओवर प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन मे कॉज मस्कुलाइजेशन इन वुमेन। ये स्टेटमेंट दिया गया है कि एंड्रोजन हार्मोन ज्यादा हो गया है, इंक्रीज एंड्रोजन हो गया। तो ये इंक्रीज एंड्रोजन क्या करा देता है?
जो वुमेन के अंदर यानी कि फीमेल के अंदर क्या करा देगा, मस्कुलिनाइजेशन बॉडी करा देता है। मस्कुलिनाइजेशन बॉडी करा देगा, मतलब मेल जैसे करेक्टरिस्टिक्स सीन होने लगेंगे फीमेल के अंदर। ऐसी बॉडी करा देता है ज्यादा एंड्रोजन सीक्रेट होने की वजह से। तो स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है ये। स्टेटमेंट तो सही है, अगर फीमेल के अंदर ये हार्मोन ज्यादा बढ़ेगा तो क्या कराएगा, ये मस्कुलिनाइजेशन कराएगा फीमेल के अंदर, बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, ये जो एंड्रोजन है कौन सा हार्मोन है, सेक्स हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है, सेक्स हार्मोन। और सेक्स हार्मोन कहाँ से निकलता है, ये निकलता है आपके कॉर्टेक्स पार्ट से। तो कॉर्टेक्स से सीक्रेट होने वाला हार्मोन है सेक्स हार्मोन, ये मेडुला का हार्मोन नहीं है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। एड्रिनल मतलब मेडुला का जो हार्मोन है उसके रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया ना, क्यों, क्योंकि ये तो एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन है, मेडुला का नहीं है। क्लियर दोस्तों। दूसरा देखिएगा, बोथ द एड्रिनल मेडुला एंड द थायराइड ग्लैंड हैव अ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम टू द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के लिए दोनों एड्रिनल मेडुला और थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल मेडुला ये बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, एड्रिनल मेडुला और दूसरा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड दोनों ही क्या काम करती है, ये दोनों ही नेगेटिव फीडबैक का काम करती है। नेगेटिव फीडबैक का काम करती है। नेगेटिव फीडबैक का काम करती है, ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है भैया। कैसे, देखिएगा, मैं आपको बताने वाला हूँ, जो एड्रिनल मेडुला के हार्मोन है वो आपका नेगेटिव फीडबैक के द्वारा कंट्रोल नहीं होते हैं। यानी कि एड्रिनल मेडुला के हार्मोन, एड्रिनल मेडुला को कंट्रोल करने वाला कौन है, सीएनएस। कौन है, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है भैया। नेगेटिव फीडबैक के द्वारा कंट्रोल नहीं होता है। नेगेटिव फीडबैक में कौन कौन करेगा, यानी कि तो यहाँ से हम मेडुला को तो क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं भैया। मेडुला को तो हटा सकते हैं बिल्कुल, ये मेडुला पार्ट नहीं आएगा, इसकी जगह आएगा कौन, एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स और थायराइड ग्लैंड के हार्मोन होते हैं T3 T4, ये नेगेटिव फीडबैक के द्वारा क्या किए जाते हैं, रेगुलेट किए जाते हैं। क्लियर दोस्तों। कॉर्टेक्स और थायराइड ग्लैंड के हार्मोन नेगेटिव फीडबैक के द्वारा रेगुलेट किए जाएंगे, जबकि एड्रिनल मेडुला के डायरेक्ट कंट्रोल करने का काम करता है कौन, नर्वस सिस्टम। तो क्लियर दोस्तों, ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, सही नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, कॉर्टिसोल लेवल, cortisol level would be altered in a person who normally work in night shift from 11 to 11 पीएम टू 7 एएम, यानी कि कॉर्टिसोल लेवल अल्टर्ड हो जाता है ऐसे पर्सन में जो नाइट शिफ्ट करते हैं, यानी नाइट में तो जगते हैं और दिन में वो क्या करते हैं, सोते हैं। 8 बजे से लेकर 3 बजे तक दिन में सो रहे हैं भैया। तो ऐसे पर्सन में क्या होता है, कॉर्टिसोल लेवल अल्टर्ड हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कॉर्टिसोल तो कौन सा हार्मोन है, कॉर्टिसोल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के अंदर आता है, कॉर्टिसोल कॉर्टिसोल। तो ये हार्मोन है किसका, एड्रिनल कॉर्टेक्स का। लेकिन स्टेटमेंट पूछ रहा है क्या, एड्रिनल मेडुला का कौन सा स्टेटमेंट सही है, एड्रिनल मेडुला हार्मोन का कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसके रिगार्डिंग तो ये भी क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि ये एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन है, मेडुला का हार्मोन नहीं है। क्लियर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट लास्ट। अब तो देखो 3 गलत हो गए, तो लास्ट तो सही होने वाला ही होगा, है ना। चलिए देखिए, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन आर कंसीडर्ड हार्मोन व्हेन दे आर सीक्रेटेड बाय द एड्रिनल मेडुला एंड न्यूरोट्रांसमीटर व्हेन दे आर सीक्रेटेड बाय द नर्व सेल। तो बिल्कुल आपको क्लियर हो रहा होगा, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन मैंने बताया, एड्रिनल मेडुला के जो हार्मोन होते हैं, ये देखिए, एड्रिनल मेडुला के हार्मोन एपिनेफ्रिन और दूसरा नॉर एपिनेफ्रिन, ये दोनों हार्मोन एड्रिनल मेडुला के हार्मोन है ना। दोनों ही सीक्रेट होते हैं कहाँ से, एड्रिनल मेडुला से। और न्यूरोट्रांसमीटर जो सीक्रेट होते हैं नर्व सेल से। क्लियर है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, डी राइट। इसका आंसर क्या होने वाला है, डी। क्लियर, डी आंसर इसका राइट है। तो आई होप कि आपको एड्रिनल कॉर्टेक्स और मेडुला के हार्मोन क्लियर हुए होंगे। एड्रिनल कॉर्टेक्स से मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, एड्रिनल कॉर्टेक्स के 3 हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स हार्मोन। एड्रिनल मेडुला के 2 हार्मोन, एपिनेफ्रिन और नॉर। क्लियर। चलिए चलते हैं दूसरे एमसीक्यू की तरफ, दूसरे एमसीक्यू की तरफ।
द प्रोसेस ऑफ hemostasis which phase involve the intrinsic and extrinsic pathway। अच्छा, प्रोसेस पूछी गई है हीमोस्टेसिस की। हीमोस्टेसिस का मतलब क्या है कि ब्लीडिंग कहीं हो रही है, उस ब्लीडिंग के अंदर कुछ ब्लीडिंग जहां हो रही है यानी कि डैमेज ब्लड वेसल्स होती है, तो जो ब्लीडिंग हो रही है उसको स्टॉप होने की प्रोसेस, ब्लीडिंग जो हो रही है उस ब्लीडिंग के स्टॉप होने की प्रोसेस, इस स्टॉप में आपके दो पाथवे काम करते हैं, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे। यानी कि आपका एक तो बनेगा व्हाइट क्लॉट बनता है और दूसरा बनता है आपका रेड क्लॉट, और जैसे ही रेड क्लॉट बन जाता है वैसे ही हीमोस्टेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो किसी भी पर्सन के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, कोई भी ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकती है, तो डैमेज ब्लड वेसल्स के अंदर उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए दो पाथवे स्टार्ट होते हैं, एक तो इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे, है ना। इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे दोनों ही पाथवे क्या कराते हैं, हीमोस्टेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट कराने हेल्प करते हैं। क्लियर दोस्तों। चलिए, ये हीमोस्टेसिस होता है, हीमोस्टेसिस होता है, ये मेन फंक्शन है भैया किसका, मेन फंक्शन, मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट, मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट एंड क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर और प्लेटलेट का क्या है, ये मेन फंक्शन होता है। इसके अंदर कितनी फेज होती हैं, इसके अंदर तीन फेज होती हैं, कितनी, तीन फेज होती हैं। जैसे कि मैंने ऑफलाइन क्लासेस के अंदर भी बताया, पूरी तरह से यहाँ पे इसको क्लियर डिफाइन नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे क्योंकि ये बहुत लंबा है, तो मैं इसमें से मेन मेन चीज निकालने वाला हूँ आपके लिए। क्या क्या तीन फेज होती है इसकी, मैंने आपको पहले ही बताया। पहली फेज होती है वैसोस्पाज़्म, पहली फेज होती है वैसोस्पाज़्म, दूसरी फेज होती है इसकी कौन सी, प्लेटलेट, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, और तीसरी फेज होती है इसकी कौन सी, तीसरी फेज होती है इसकी ब्लड कोएगुलेशन, ब्लड कोएगुलेशन। तो इस तरह से तीन फेज हैं आपके पास, तीन फेज हैं आपके पास। पहली फेज का नाम मैंने बताया आपको क्या, वैसोस्पाज़्म। दूसरी फेज का नाम क्या बताया मैंने, दूसरी फेज का नाम बताया प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, और तीसरी फेज का नाम क्या होता है, ब्लड कोएगुलेशन, कोएगुलेशन। तो इस तरह से ये तीनों फेज कंप्लीट कराती है किसको, हीमोस्टेसिस को। वैसोस्पाज्म के अंदर कोई ब्लड वेसल्स डैमेज हुई, उस डैमेज ब्लड वेसल्स के अंदर क्या हो जाता है, जहां से डैमेज होती है वहीं पे क्या होगा, स्पाज्म हो जाएगा, नैरो हो जाएगी वो ब्लड वेसल, जिसकी वजह से, नैरो होने की वजह से क्या नहीं होगी उसमें आगे, ब्लीडिंग डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज, ये कंट्रोल पूरी तरह से नहीं कर पाती, लेकिन ब्लीडिंग क्या हो जाती है, ब्लीडिंग लॉस जो हो रही थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अब पहले जैसी नहीं होगी, ज्यादा मात्रा में नहीं होगी पहले। दूसरे में प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में आपका बॉन विल्ब्रांट फैक्टर होता है, बॉन विल्ब्रांट फैक्टर, एक मिनट, आपकी बॉडी के अंदर बॉन विल्ब्रांट फैक्टर होता है जो सर्कुलेट होता है प्लाज्मा के अंदर, सर्कुलेट होता है प्लाज्मा के अंदर, और एक होता है आपके अंदर कोलेजन प्रोटीन, वॉन विल्ब्रांट फैक्टर प्लस कोलेजन प्रोटीन, दोनों ही मिलके, दोनों ही मिलके क्या कराती हैं, ये प्लेटलेट का एग्रीगेशन कराती हैं, यानी कि प्लेटलेट को क्या करा देती हैं, एक लेयर बना देती हैं, सिंगल लेयर बना देती हैं, और ये प्लेटलेट की सिंगल लेयर अटैच हो जाती है कहाँ पर, डैमेज ब्लड वेसल्स पे अटैच हो जाती है, अटैच टू डैमेज ब्लड वेसल्स। और जहाँ डैमेज ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स है वो डैमेज थी, उस पे क्या हो जाएगी, प्लेटलेट की सिंगल लेयर बन जाएगी, उसकी वजह से क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाएगी। और इसके बाद फिर मल्टीपल लेयर यहाँ पे अटैच हो जाती है, मल्टीपल लेयर माने एक अटैच हुई उसके ऊपर फिर दूसरी अटैच हो गई, तो इन दोनों प्रोसेस, एक को बोला जाता है प्लेटलेट अधेशन और दूसरे को बोला जाता है प्लेटलेट एग्रीगेशन। क्लियर दोस्तों, यानी एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर यहाँ पे क्या हो जाती है, अटैच होने लगती है। इस तरह से प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन के अंदर काम चलता है। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन के अंदर बन जाता है क्या, व्हाइट क्लॉट, व्हाइट क्लॉट, और जैसे ही व्हाइट क्लॉट हो जाता है तो टेम्पररी सीजेशन हो जाता है किसका, ब्लीडिंग का, टेम्पररी सीजेशन हो जाता है ब्लीडिंग का। हाँ, अभी परमानेंट सीजेशन नहीं हुआ है, ये टेम्पररी सीजेशन हुआ है किसका, ब्लीडिंग का। परमानेंट सीजेशन होने के लिए तीसरी प्रोसेस स्टार्ट होती है जिसको नाम देते हैं ब्लड कोएगुलेशन, नाम देते हैं जिसको क्या, ब्लड कोएगुलेशन।
तो देखिए ब्लड कोएगुलेशन के अंदर होता है क्या है, ब्लड कोएगुलेशन जो तीसरी फेज है, ब्लड कोएगुलेशन, मैंने आपको बताया हुआ है ब्लड कोएगुलेशन कैसे कंप्लीट होगी। ब्लड कोएगुलेशन मैंने बताया आपकी बॉडी के अंदर दो पाथवे काम करते हैं, एक होता है एक इंट्रेंसिक पाथवे, एक्सट्रेंसिक पाथवे और दूसरा पाथवे होता है इंट्रेंसिक पाथवे। दो पाथवे चलेंगे। एक्सट्रेंसिक पाथवे डैमेज ब्लड वेसल्स के आउटसाइड से कंटिन्यू होगा और इंट्रेंसिक पाथवे जो ब्लड वेसल्स डैमेज हुई है जहां से ब्लीडिंग हो रही है उसके अंदर से स्टार्ट होता है, उसको इंट्रेंसिक पाथवे बोला जाता है। तो एक्सट्रेंसिक पाथवे को स्टार्ट करने वाला क्लॉटिंग फैक्टर आपको याद रखना है। स्टार्ट ये कौन कराता है, ये स्टार्ट कराता है क्लॉटिंग फैक्टर नंबर थर्ड, तीसरे नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर स्टार्ट कराता है और इंट्रेंसिक पाथवे को स्टार्ट कराता है क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 12। हाँ जी, इसको तो थर्ड स्टार्ट कराएगा, इसको 12। इसका एंड प्रोडक्ट जो निकलेगा, एंड प्रोडक्ट क्या निकलता है याद रखना है, ये भी प्रोथ्रोम्बिनेज। क्या, प्रोथ्रोम्बिनेज। ये मैंने ऑफलाइन के अंदर बताया हुआ है, पूरे फुल डिस्कस किया गया है इसके ऊपर। हाँ जी, इसका भी एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, एंड प्रोडक्ट इसका भी होता है प्रोथ्रोम्बिनेज, प्रोथ्रोम्बिनेज। तो दोनों से रिलीज हुआ प्रोथ्रोम्बिनेज। ये प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करेगा, ये प्रोथ्रोम्बिनेज स्टार्ट कर देता है क्या, दोनों ही जाके स्टार्ट कर देंगे क्या, स्टार्ट कॉमन पाथवे, कॉमन पाथवे। हाँ जी, कॉमन पाथवे स्टार्ट कर दिया जाता है प्रोथ्रोम्बिनेज के द्वारा। अब कॉमन पाथवे ध्यान रखना, स्टार्ट किसके द्वारा हो रहा है, कॉमन पाथवे स्टार्ट तो हो रहा है किसके द्वारा, प्रोथ्रोम्बिनेज के द्वारा, प्रोथ्रोम्बिनेज के द्वारा। क्लियर दोस्तों। और एंड जब होगा तो एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका, वो बहुत याद रखना जरूरी है। लास्ट बता रहा हूँ मैं, इसके अंदर कैसे प्रोसेस होती है कुछ नहीं बता रहा, जो आपके एग्जाम में आ सकता है वो ही डिस्कस कर रहा हूँ। इसका स्टार्ट करता है कौन, प्रोथ्रोम्बिनेज कॉमन पाथवे को, और इसको जो एंड प्रोडक्ट निकलता है उसका नाम बोलते हैं क्या, फाइब्रिन। क्या बोलते हैं, फाइब्रिन, और इसी को बोला जाता है रेड क्लॉट। और जैसे ही रेड क्लॉट बन जाता है वैसे ही परमानेंट सीजेशन हो जाता है किसका, ब्लीडिंग का, परमानेंट सीजेशन, परमानेंट सीजेशन ऑफ ब्लीडिंग, परमानेंट सीजेशन हो जाता है किसका, ब्लीडिंग का, यानी स्टॉप हो जाती है, अब ब्लीडिंग नहीं होगी डैमेज ब्लड वेसल्स के द्वारा। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे देखिए प्रोसेस ऑफ हीमोस्टेसिस, which phase involve the intrinsic and extrinsic pathway। इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक पाथवे कौन सी फेज के अंदर चल रहा है वो आपको पता लग गया, कोएगुलेशन के अंदर चल रहा है। प्लेटलेट फेज के अंदर प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, ये तो दूसरी फेज थी, इसके अंदर प्लेटलेट एग्रीगेट हो गई। क्लॉट लाइसिस, जो क्लॉट बन जाता है उसके बाद में उस क्लॉट का डेब्रिज करना, उसको लाइसिस करना, ब्रेक डाउन करना, ये लास्ट की प्रोसेस बाद में चलती रहती है। वस्कुलर फेज अलग ही फेज है, इसके अंदर नहीं आती है। क्लियर दोस्तों, इस तरह से आपने डिस्कस किया हीमोस्टेसिस के अंदर कौन सी फेज आती है, कोएगुलेशन फेज आती है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, डायग्राम भी दिख रहा होगा, डायग्राम के माध्यम से इसको पहचानने की कोशिश कीजिए, क्या बोल रहा है ये। अ 3 ईयर ओल्ड मेल चाइल्ड प्रेजेंट द पीडियाट्रिक ओपीडी, यानी कि 3 साल का बेबी है और वो कहाँ पर आया है, ओपीडी के लिए आया है। उसकी बॉडी पे जनरलाइज एडिमा है, स्टार्ट पफीनेस ऑफ फेस फ्यू वीक बैक, मतलब कुछ वीक पहले पफीनेस हुई थी उसके फेस पे, वहां से स्टार्ट हुआ था एडिमा। ही आल्सो ट्रिबल एंड हैविंग डिजीज एपेटाइट, डिक्रीज एपेटाइट, वो इरिटेबल रहता है। पर्सन क्या है, वो 3 साल का बेबी है, वो इरिटेबल रहता है और उसकी एपेटाइट भी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। तो यूरिन एनालिसिस डन बाय द टेस्ट गिवन इन द पिक्चर शो पॉजिटिव रिजल्ट, यानी कि एक यूरिन एनालिसिस किया गया है और वो पॉजिटिव रिजल्ट मिला है, यूरिन के अंदर यूरिन एनालाइज किया है और वो पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। व्हाट इज द गिवन टेस्ट, यानी कि कौन सा टेस्ट उसको किया जा रहा है। तो ये कुछ डायग्नोसिस से आपको पता चल रहा होगा, ये डायग्नोसिस बच्चा है नेफ्रोटिक सिंड्रोम को बताने की कोशिश कर रहा है। यानी कि ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है उसके अंदर बताया जा रहा है पर्सन को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, उसी के सिम्टम्स बताए जा रहे हैं। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम को अंदर अब आपको पता करना है कि उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, ग्रॉस प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिया, यानी
कि यूरिन के अंदर प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है। तो प्रोटीन यूरिया को चेक करने के लिए, यूरिन में प्रोटीन को चेक करने के लिए, एल्बुमिन को चेक करने के लिए टेस्ट कौन सा किया जाता है? पहला है ब्रैडफोर्ड टेस्ट, दूसरा है हीट एंड एसिडिक टेस्ट, तीसरा है आइसोइलेक्ट्रिक टेस्ट, चौथा है बेयरफोर्ड। चार में से कौन सा है? तो आपको क्लास के अंदर बताया गया है क्या? हॉट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट, एक ही का नाम है। हॉट टेस्ट है, एसिटिक एसिड टेस्ट, जो बताया गया है किसको चेक करने के लिए करते हैं? यूरिन में प्रोटीन चेक करने के लिए यूज किया जाता है। याद आ रहा है कुछ? हाँ, याद आ रहा होगा। जैसे कि मैंने बताया था आपको, हॉट टेस्ट, या फिर इसी को दूसरा नाम देते हैं एसिटिक एसिड टेस्ट। एसिटिक एसिड टेस्ट, एक मिनट, हॉट टेस्ट बोल दो या फिर एसिटिक एसिड टेस्ट बोल सकते हैं। एसिटिक एसिड टेस्ट किसके लिए किया जाता है? चेक द प्रोटीन, चेक द प्रोटीन इन यूरिन, इन यूरिन, यूरिन के अंदर प्रोटीन चेक करने के लिए हॉट टेस्ट किया जाता है, जो कि आप पर लिखा हुआ है। दूसरा एक और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बेनेडिक्ट टेस्ट किसके लिए किया जाता है? बेनेडिक्ट टेस्ट, हाँ, ये चेक किया जाता है ग्लूकोज इन यूरिन, यूरिन के अंदर कितना ग्लूकोज है उसको पता करने के लिए टेस्ट करते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट। क्लियर दोस्तों? चलिए एक और बता दीजिए, रोथर टेस्ट किसके लिए किया जाता है? रोथर टेस्ट किसके लिए किया जाता है? यूरिन में कीटोन बॉडीज का पता करने के लिए, कीटोन बॉडीज इन यूरिन, यूरिन के अंदर, यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है या नहीं है उसको पता करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? रोथर टेस्ट। एक और बताइए, हेज टेस्ट किसके लिए किया जाता है? हेज टेस्ट तो किया जाता है किसके लिए? हेज टेस्ट साल्ट को चेक किया जाता है ना? साल्ट चेक करते हैं यूरिन के अंदर, कौन सा साल्ट चेक करते हैं? कौन सा साल्ट चेक करते हैं? एक को साल्ट चेक करने के लिए कर रहे हैं हम, दूसरा और क्या है इसके अंदर? एक एक और टेस्ट है जिसका नाम होता है क्या? हम्म, एज टेस्ट, एक दूसरा होता है स्मिथ टेस्ट, स्मिथ टेस्ट, दोनों ही देखिए, एक होता है बाइल साल्ट और एक होता है बाइल पिगमेंट। तो बाइल साल्ट को चेक करने के लिए, बाइल साल्ट इन यूरिन में चेक करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो है हेज टेस्ट, और स्मिथ टेस्ट किया जाता है बाइल पिगमेंट को चेक करने के लिए, बाइल पिगमेंट इन यूरिन, यूरिन में बाइल पिगमेंट को चेक करने के लिए जो टेस्ट किया जा रहा है वो कौन सा टेस्ट है? स्मिथ टेस्ट। क्लियर? चलिए, ये आपको, मुझे लग रहा है कि आपको शायद रिवीजन हो रहा होगा, मैंने आपको पढ़ाया है, आपको ओबीजी के अंदर ये सारी चीज मैंने आपको डिस्कस की है। तो पहला टेस्ट कौन सा है? हॉट टेस्ट बताया मैंने। हॉट टेस्ट किसके लिए किया जा रहा है? प्रोटीन चेक कर रहे हैं यूरिन के अंदर। बेनेडिक्ट टेस्ट किसके लिए कर रहे हैं? हम ग्लूकोज चेक कर रहे हैं यूरिन के अंदर। रोथर टेस्ट किसके लिए यूज कर रहे हैं? कीटोन बॉडीज को यूरिन के अंदर चेक कर रहे हैं। हेज टेस्ट किसके लिए चेक कर रहे हैं? हेज टेस्ट बाइल साल्ट को चेक कर रहे हैं यूरिन के अंदर। और लास्ट कौन सा? इसमें टेस्ट यूज किया जाता है बाइल पिगमेंट को चेक करने के लिए। क्लियर दोस्तों? चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है, हीट एंड एसिडिक एसिड टेस्ट होता है। ये तो अदर टेस्ट है, उनके भी नाम देख लेते हैं कौन से टेस्ट हैं ये। रेशनल देखिए, हीट एंड एसिडिक एसिड टेस्ट फॉर यूरिन प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन को चेक करने के लिए यूरिन में किया जा रहा है। मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस फॉर दिस चाइल्ड, यानी कि इसके अंदर क्या हो रहा है? मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस बन रही है, प्रोबेबल डायग्नोसिस ऑफ द चाइल्ड इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ क्या बन रही है इसके अंदर? नेफ्रोटिक सिंड्रोम बन रही है ना? नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर क्या देखने को मिलता है? मैसिव प्रोटीनूरिया फीचर होता है इसका, इस डिजीज का। इसके अंदर हम जो टेस्ट करते हैं वो कौन सा होगा? हीट एंड एसिडिक एसिड होता है। दूसरा टेस्ट देखिए, बारफर्ड टेस्ट। ये इसको हम क्यों करते हैं? डिफरेंस चेक करते हैं मोनोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के अंदर। मोनोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड दोनों में ही डिफरेंस चेक करने के लिए, पता किया जाने के लिए हम टेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं बारफर्ड टेस्ट। इट इज गिवन पॉजिटिव बाय मोनोसैकेराइड, अगर मोनोसैकेराइड प्रेजेंट है तो ये क्या होगा? टेस्ट पॉजिटिव। क्लियर दोस्तों? बारफर्ड प्रोटीन ऐसे यूज टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ टोटल प्रोटीन इन सैंपल, इसमें मेजर किया जाता है कि अपने सैंपल के अंदर कितनी प्रोटीन है, प्रोटीन का अमाउंट कितना है। इसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? ब्रेडफोर्ड टेस्ट करते हैं। ये बारफाइड है ऊपर वाला है, नीचे वाला कौन सा टेस्ट है?
ब्रैडफर्ड प्रोटीन ऐसे, ये अलग है ना। द प्रिंसिपल टू दिस ऐसे इज द बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टू दी कोमेसिव डाई। एक डाई का नाम है, इसका नाम क्या है, कोमेसिव डाई है। इसके अंदर क्या हो जाता है, प्रोटीन क्या हो जाती है, प्रोटीन के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं। क्या होते हैं, वो बाइंड हो जाते हैं, हाँ, एसिडिक कंडीशन के अंदर, जिसकी वजह से जो अब कलर होगा, जो कलर चेंज हो जाएगा, पहले तो उसका कलर ब्राउन होता है, वो किस में चेंज हो जाता है, फिर ब्लू में चेंज हो जाता है। इसको हम बोलते हैं ब्रैडफोर्ड प्रोटीन ऐसे। क्या बोलते हैं, ब्रैडफोर्ड प्रोटीन ऐसे। क्लियर दोस्तों, आई होप कि आपको मजा आया। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू है अपना हेपेटाइटिस से रिलेटेड। नेक्स्ट एमसीक्यू है हेपेटाइटिस से रिलेटेड। तो देख लीजिए हेपेटाइटिस से रिलेटेड कौन सा एमसीक्यू है आपके लिए। हेपेटाइटिस सी वायरस is a double-stranded enveloped DNA virus, double-stranded non-enveloped RNA virus, single-stranded non-enveloped RNA virus, single-stranded enveloped RNA। आंसर क्या होगा, पहले तो आपको ध्यान रखना है हेपेटाइटिस जो वायरस होता है, हेपेटाइटिस, इसके कुछ टाइप तो होते हैं। एक होता है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। इस तरह से 5 टाइप की हेपेटाइटिस होती है, 5 टाइप की हेपेटाइटिस होती है, जो आपको वायरस के नाम से ही मालूम पड़ेगा। हेपेटाइटिस ए वायरस कॉज करेगा हेपेटाइटिस ए को, पॉजिटिव एजेंट भी सेम है इसके अंदर, है ना, एचएवी के नाम से जानेंगे। चलिए देखते हैं इसके अंदर हेपेटाइटिस ए एंड ई, रूट इनका भी पूछ सकते हैं किसके द्वारा। अगर ए नाम दिया है तो फीको ओरल रूट, ई नाम दिया है तो सेम फीको ओरल रूट के द्वारा ट्रांसमिट होते हैं। बाकी ये ब्लड कंटामिनेशन के द्वारा स्प्रेड हो सकते हैं, तीनों बीच वाले। क्लियर दोस्तों। तो अब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा वायरस डबल स्टैंडर्ड है। इसमें हेपेटाइटिस सी पूछा गया है कि ये डबल स्टैंडर्ड होता है या सिंगल स्टैंडर्ड होता है। डबल है तो उसमें एनवलप्ड डीएनए है, या फिर नॉन एनवलप्ड आरएनए वायरस है, या फिर एनवलप्ड आरएनए। चलिए देखिए हेपेटाइटिस कैसा वायरस है, हेपेटाइटिस कैसा वायरस है, ए वाला वायरस कैसा है, हेपेटाइटिस ए आरएनए वायरस, आरएनए वायरस। याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इस चीज को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा एग्जाम में, घर में आता है तो कंफ्यूज कर देता है कौन सा आरएनए वायरस है और कौन सा डीएनए वायरस है। हेपेटाइटिस सी भी कैसा वायरस होता है, ये भी आरएनए वायरस होता है। कैसा, आरएनए वायरस। डी कैसा वायरस होता है, ये भी आरएनए वायरस होता है, आरएनए वायरस। ई कैसा वायरस होता है, ये भी आरएनए वायरस, आरएनए वायरस होता है। तो क्लियर हो गए होंगे। इन सब में एक कुछ डिफरेंट होता है, वो होता है आपका डीएनए वायरस। कौन सा वाला, जो बी वाला है, ये कौन सा वायरस है, डीएनए, डीएनए वायरस, डीएनए वायरस है ना। तो ये देख लीजिए यहाँ पे एक है आपका हेपेटाइटिस बी, वो डीएनए वायरस है, बाकी के सारे कौन से वायरस हैं, आरएनए। तो देखिए यहाँ पे हेपेटाइटिस सी पूछा गया है कौन सा वायरस है, ये आरएनए वायरस है या डीएनए वायरस। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, देखिए आरएनए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अभी तो कुछ सॉल्व नहीं हुआ है ना, आगे देखते हैं। आरएनए वायरस इसमें 4 है और एक डीएनए वायरस। तो हेपेटाइटिस सी तो आरएनए वायरस है, और हेपेटाइटिस आरएनए वायरस के 3 इसमें एग्जांपल दिए गए हैं। इसमें भी आरएनए दिया गया, इसमें भी आरएनए दिया गया, इसमें भी आरएनए दिया गया। तो कौन सा होगा भैया, इसको ही हम बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। आरएनए वायरस तो आपने पता कर लिया कि हेपेटाइटिस सी होता है, वो आरएनए वायरस है। लेकिन अब आपको पता करना है सिंगल स्टैंडर्ड होता है या फिर डबल स्टैंडर्ड होता है ना। सिंगल स्टैंडर्ड होता है या फिर डबल स्टैंडर्ड। ये सारे के सारे वायरस कैसे हैं, सिंगल स्टैंडर्ड। कैसे हैं ये, सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। सारे के सारे वायरस कैसे हैं, ये सिंगल स्टैंडर्ड है, ये सिंगल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड, ये भी सिंगल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड, ये भी सिंगल स्टैंडर्ड, ये भी सिंगल स्टैंडर्ड। केवल एक ध्यान रखना है इसमें, जो डीएनए वायरस होता है वही होता है केवल डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, डबल स्टैंडर्ड। तो ओनली और ओनली बी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस है, वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। तो यहाँ याद रखना, ये भी डी और ये भी डी, ये दोनों कैसे हैं, डी से डी
डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड है, बाकी के जितने भी आरएनए हैं वो कैसे हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व होगा थोड़ा सा, देखिए हेपेटाइटिस सी डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, ये तो हेपेटाइटिस बी होता है डबल स्टैंडर्ड नॉन एनवेलप्ड आरएनए वायरस। तो देखो डबल स्टैंडर्ड लगा हुआ, ये तो नहीं होगा, तो ये तो दो ऑप्शन क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। हमें पता लग गया हेपेटाइटिस सी कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो सिंगल स्टैंडर्ड अब देखना है आपको, नॉन एनवेलप्ड है या फिर एनवेलप्ड, बहुत गहराई की बात है ये, पहचान लीजिए आज इनको भी, एनवेलप्ड है या नॉन एनवेलप्ड है, तो इसको पता करेंगे हम एक चीज से, है ना, नॉन एनवेलप्ड या फिर एनवेलप्ड। तो कौन से वायरस एनवेलप्ड होते हैं और कौन से वायरस नॉन एनवेलप्ड होते हैं। तो हेपेटाइटिस ए नॉन एनवलप्ड होता है, नॉन एनवलप्ड, नॉन एनवलप्ड। और हेपेटाइटिस ई भी कैसा होता है, नॉन एनवलप्ड, नॉन एनवलप्ड। तो दो वायरस हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई नॉन एनवलप्ड होते हैं, बाकी के तीनों कैसे होते हैं, ये एनवलप्ड, एनवलप्ड यानी कि इनके ऊपर कवरिंग रहती है, एनवलप्ड। ये तीनों के तीनों कैसे हैं, एनवलप्ड है। तो देख लीजिए नॉन एनवलप्ड कौन से, ए बी है और ए बी है ना, ए बी है और ए बी है। तो अब हमसे पूछा क्या गया है, सी वाला पूछा गया है। सी वायरस कैसा है, एनवलप्ड है नॉन एनवलप्ड है, सी वायरस होता है आपका एनवलप्ड, है ना, नॉन एनवलप्ड नहीं होता। देखिए सी वाले में लिखा हुआ है एनवलप्ड, तो यहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा डी वाले में। सी तो गलत हो गया क्योंकि ये नॉन एनवलप्ड दिया हुआ है, नॉन एनवलप्ड तो ओनली और ओनली ए वाला होगा, ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा नॉन एनवलप्ड। बाकी के तीन कैसे हैं, ये तो कैसे हैं, एनवलप्ड है। तो इसी के अंदर हेपेटाइटिस सी भी कैसा है, एनवलप्ड वायरस होता है। तो अपना क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है और एनवलप्ड वायरस होता है आरएनए वायरस है। क्लियर दोस्तों, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। और यूपीपीएससी के अंदर 100% यहाँ से एक क्वेश्चन आने वाला है, तो ये आपके लिए पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। यूपीपीएससी के अंदर एक क्वेश्चन यहाँ से आए तो इम्पोर्टेंट है, तो ठीक है, क्लियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन इज नॉट एसोसिएटेड विद कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। एक इनमें से कौन सा इन्फेक्शन ऐसा है जो कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन नहीं कराता, नॉट एसोसिएटेड नहीं है, उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। क्या रूबेला कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन नहीं कराता है, या नाइजीरिया नहीं कराता है, साइटोमेगालो नहीं कराता है, टॉक्सोप्लाज्मा नहीं कराता है। याद रखना है आपको, एक ट्रिक याद होगी इन्फेक्शन को याद रखने के लिए, टॉर्च इन्फेक्शन याद है क्या, टॉर्च इन्फेक्शन। टॉर्च के अंदर कौन से आते हैं, TORCH, ये कुछ इन्फेक्शन हैं जो क्या कराते हैं, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन कराते हैं। टॉक्सोप्लाज्मा, टॉक्सोप्लाज्मा गोनेडी जो कि पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है, पैरासाइटिक होता है ये इन्फेक्शन, ये क्या कराता है, कंजेनाइटल कराता है। इसमें अदर आते हैं, आर से रुबेला, सी से साइटोमेगालो वायरस, एच से हर्पीज सिंपलेक्स वायरस। ये सारे के सारे क्या कराएंगे, ये सारे के सारे क्या कराएंगे, कंजेनाइटल, कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन करा देते हैं, कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन करा देते हैं। अगर ये प्रेगनेंसी में एसोसिएट हो गए, प्रेगनेंसी में किसी भी फीमेल को लग गए, तो ये बच्चे में क्या करा देंगे, डेवलप्ड फीटस में ये क्या कराएंगे, जो बच्चा बन रहा है वहां उसके अंदर कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन करा सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम कुछ डिस्कस करते हैं रुबेला के बारे में, रुबेला क्या होता है, कैसा इन्फेक्शन है रुबेला। आपको पता होगा रुबेला के बारे में, आपने पढ़ा भी होगा, बड़ा ही डेंजर किस्म का है। अगर फीमेल, फीमेल और कौन सी फीमेल, प्रेगनेंसी वाली फीमेल क्या है, इससे पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो ऐसे बच्चे को क्या होने के चांसेस रहेंगे, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन हो सकता है, उसके अंदर रुबेला ट्राइड देखने को मिलता है, रुबेला ट्राइड देखने को मिलता है। तीन सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, कौन से तीन सिम्टम्स होते हैं, एक तो होता है कंजेनाइटल कैटरेक्ट, कंजेनाइटल कैटरेक्ट, दूसरा होता है डीफनेस, डीफनेस मतलब बहरापा, बहरापन, और चौथा होता है आपकी कार्डियक एनोमली देखने को मिल सकती हैं, हार्ट एनोमली देखने को मिल सकती है, हार्ट का डेवलपमेंट सही से नहीं हो पा रहा।
कार्डियक एनोमली। कार्डियक एनोमली मतलब अच्छे से डेवलपमेंट हार्ट का नहीं हो पाता, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी उसके अंदर, या तो उसके जो डिफेक्ट ओपनिंग होती है वो क्लोज नहीं हो पाती, डिफेक्ट प्रेजेंट रहेंगे बच्चे के अंदर। ये सारे के सारे तीन सिम्टम्स रूबेला ट्राइड के अंदर देखने को मिलते हैं। तो याद रखना, रूबेला ट्राइड ये एग्जाम के अंदर आ सकता है। पहला होता है कैटरेक्ट, दूसरा होता है डीप नेट, तीसरा होता है कार्डियक एनोमली। कार्डियक एनोमली, ये तीनों सिम्टम्स बच्चे में देखने को मिलते हैं। क्लियर दोस्तों? चलिए, आज मैं इसके ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा, सारे इन्फेक्शन को डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। ये सारी की सारी चीज मैंने ऑफलाइन के अंदर आपको बता रखी है, सभी इन्फेक्शन के बारे में बता रखा है, कौन सा इन्फेक्शन किसके द्वारा स्प्रेड होता है, क्या कर सकता है प्रेगनेंसी में, और क्या हम इसका प्रिकॉशन मतलब मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे हम इससे बच सकते हैं, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, सारी चीज मैंने आपको बता रखी है। चलिए चलते हैं आज की दूसरी क्लास की तरफ। तो इससे आपको पता चला होगा, इसका आंसर तो देख लीजिए, आंसर क्या होगा इसका, आंसर देख लीजिए इसका। हम्म तो आपके पास एक इसमें है नाइजीरिया। नाइजीरिया आपका कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन नहीं कराता है, इसलिए राइट आंसर कौन सा होगा, नाइजीरिया होगा। बाकी के सारे टॉर्च के अंदर आते हैं, ये भी आता है, ये साइटोमेगालो भी आता है, टॉक्सोप्लाज्मा। क्लियर दोस्तों? चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू है आपका, नेक्स्ट एमसीक्यू है, somatostatin is secreted by the pancreatic delta cell, the pancreatic polypeptide cell, zona fasciculata या posterior pituitary। सोमेटोस्टेटिन एक हार्मोन है, वो कौन सी सेल से सीक्रेट होता है, क्या पैनक्रिएटिक डेल्टा सेल से, पॉलीपेप्टाइड सेल से, या जॉन फेलिस्कुलेटा सेल से? सीधे हम इसका रेशनल देखते हैं, रेशनल में देख लीजिए। सोमेटोस्टेटिन जो हार्मोन होता है वो सीक्रेट होता है पैनक्रिएटिक डेल्टा सेल से। कहां से? पैनक्रिएटिक डेल्टा सेल से। तो इसका आंसर तो कौन सा हो जाएगा, ए। ए आंसर हो जाएगा, है ना, डेल्टा सेल से। हम देखते हैं सभी का रेशनल क्या है इसके अंदर। पेनक्रिएट डेल्टा सेल से सीक्रेट होगा, और डेल्टा सेल से सीक्रेट होने के बाद में क्या करता है ये, अच्छा डेल्टा सेल प्रेजेंट कहाँ होती है, पेनक्रिएटिक आइसोलेट पे प्रेजेंट रहती है सबसे ज्यादा। ये इनहिबिट द रिलीज ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन बाय पैनक्रिएटिक सेल एंड रेगुलेट वेरियस डाइजेस्टिव फंक्शन। ये इनहिबिट करने का काम करता है कौन से हार्मोन को, एक तो आपका इंसुलिन हार्मोन और दूसरा ग्लूकागॉन, दोनों का बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। कौन सा? सोमैटोस्टेटिन, है ना। इंसुलिन हार्मोन ज्यादा हो गया तो उसको इनहिबिट कर देगा, ग्लूकागॉन ज्यादा हो गया तो उसको इनहिबिट करेगा, है ना, दोनों में रेगुलेट करने का काम करता है, ये इसका काम है। और कुछ डाइजेस्टिव फंक्शन को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। ये तो हो गई सोमैटोस्टेटिन की बात। दूसरा हम देख रहे हैं पॉलीपेप्टाइड, पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड, जिसको हम एफ सेल के नाम से भी जानते हैं। ये सेल भी प्रेजेंट होती है कहाँ पर, पेनक्रिएटिक आइसोलेट में प्रेजेंट होगी। ये एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको हम बोलते हैं पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड। हार्मोन पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड के नाम से ही जानते हैं, जो रेगुलेट करता है पेनक्रिएटिक एंजाइम एंड सीक्रेशन। पेनक्रिएटिक के जो एंजाइम होते हैं और जो सीक्रेशन होते हैं उनको रेगुलेट करने का काम करता है पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट इसमें तीसरा ऑप्शन है, जोना फेसिकुलेटा इज द एड्रिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट मेनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। यानी कि उसके अंदर ऑप्शन में है ना, हाँ जी, जोना फेसिकुलेटा, अभी मैंने कॉर्टेक्स पार्ट बताया था उसके अंदर आता है जोना फेसिकुलेटा ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट मेनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। ये तो सही बात है, अभी मैंने बताया था कॉर्टेक्स पार्ट, एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट, जहां से तीन हार्मोन मैंने बताए थे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स हार्मोन। तो अब जोना फेसिकुलेटा है, जोना फेसिकुलेटा ये सीक्रेट करती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को। जोना ग्लोमेरुलेसिस, ग्लोमेरुलरिस जो होती है आपकी, वो रिलीज करेगी आपको मिनरलोकॉर्टिकॉइड को। और एक और होती है जेना रेटिकुलेसा, जोना रेटिकुलेसा, ये आपके रिलीज करती है सेक्सा को। इस तरह से ये कुछ इसके अंदर सेल्स होती हैं जो अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर है वो रिलीज करता है इन डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन को, जो मैं पीछे की क्लास में आपको डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट देखिए, द प्राइमरी sorry, the posterior pituitary does not synthesize hormone but store oxytocin and ADH prior to release। सही बात है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वो दो हार्मोन रिलीज करने का काम करती है, एक तो ऑक्सीटोसिन और दूसरा हार्मोन होता है कौन सा, एडीएच, एंटी डायग्रेटिक हार्मोन।
इन दोनों हार्मोन को रिलीज करने का काम करती है कौन? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। बट ये सिंथेसाइज नहीं करती, ये हार्मोन सिंथेसिस कहाँ होते हैं? ये हार्मोन सिंथेसिस यानी बनते कहाँ है? हाइपोथैलेमस के। हाइपोथैलेमस में तो बनते हैं बट रिलीज करते हैं, इनको स्टोर करती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और रिलीज कराने का भी काम करती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर दोस्तों, इसका आंसर आपको मिल गया होगा ऊपर। सोमेटोस्टेटिन सीक्रेट होता है किससे? पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल से। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। Which WBC cell are involved in protecting the body from pathogens and foreign cell? चलिए, आपके पास कौन सी सेल है? यानी कि ब्लड सेल। ब्लड सेल आपके पास तीन तरह की होती हैं, जो मैंने आपको क्लास के अंदर बताया है। हेमेटोलॉजी के अंदर तीन टाइप की ब्लड सेल होगी। तीनों टाइप की ब्लड सेल में एक होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरी होती है प्लेटलेट, है ना? बताइए, आरबीसी का काम होता है गैसेस एक्सचेंज करना। गैसेस एक्सचेंज करना, इसका काम होता है क्या? हमारी बॉडी की रक्षा करना, यानी कि प्रोटेक्टिंग काम है इसका। ये इम्यूनोग्लोबुलिन को फॉर्मेशन करती है। इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन बोल सकते हैं, या फिर इम्यूनिटी पावर को, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम करती है, इंक्रीज करने का काम करती है। प्लेटलेट का काम क्या होता है? ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करती है। क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करती है। इस तरह से तीन होती है सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी का काम है गैसेस को एक्सचेंज कराने का, यानी ये अपने पास बाइंड करके ले जाती है, ऑक्सीजन को छोड़ती है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएगी, प्लाज्मा में डिजोल्व होके आएगा और उसको बाहर निकलवाने में हेल्प करती है। क्लियर दोस्तों? इस तरह से आपको पता लग गया। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? जो प्रोटेक्टिंग का काम कर रही है, पैथोजन से फाइट कर रही है, वो कौन सी वाली सेल होती है? लीकोसाइट। ये किसका नाम है? डब्ल्यूबीसी का। आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट होता है, ये सबको पता है। एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का पूरा दूसरा नाम ल्यूकोसाइट होता है, सबको पता है, नई बात नहीं है बताने के लिए। प्लेटलेट का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट होता है, ये भी किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इतने तो होशियार हैं, वो पीछे बता भी दिया गया है, सबके नाम बता दिए गए हैं। आरबीसी के कुछ डिफरेंस नाम और भी होते हैं, वो भी आपको बता दिए गए हैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे डब्ल्यूबीसी के टाइप्स कौन से होते हैं, आपको ये भी पता लगने आना चाहिए। डब्ल्यूबीसी के टाइप्स कौन से होते हैं? डब्ल्यूबीसी दो टाइप की सेल होती है, पता होना चाहिए। डब्ल्यूबीसी दो टाइप की, ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट और दूसरी होती है ए ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट। दो टाइप की सेल है, एक ग्रेन्युलोसाइट है, दूसरी ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट के अंदर तीन टाइप की सेल आती हैं। एक आती है आपकी इयोसिनोफिल्स, इयोसिनोफिल्स। दूसरी होती है आपकी बेसोफिल्स, बेसोफिल्स। और तीसरी होती है आपकी न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। एक ग्रेन्युलोसाइट के अंदर दो टाइप की सेल होती हैं। एक ग्रेन्युलोसाइट के अंदर कौन सी दो? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। एक होगी मोनोसाइट और दूसरी होती है लिम्फोसाइट। क्लियर दोस्तों? इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए एक चीज और बता दीजिए मेरे को, कौन सी सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है? लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी, स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी, कौन सी होती है? देख रहे हैं हम साइज ऑफ ब्लड सेल, इसी के अंदर डिस्कस कर रहे हैं साइज ऑफ ब्लड सेल। साइज ऑफ ब्लड सेल, ब्लड सेल के अंदर जो साइज है वो कौन सा देखने को मिलता है? आरबीसी का साइज कितना होता है? इसका साइज होता है 7 से 8 माइक्रोमीटर। डब्ल्यूबीसी का साइज कितना होता है? इसका साइज होता है 8 से 18 माइक्रोमीटर। प्लेटलेट का साइज कितना होता है? इसका साइज होता है कितना? 2 से 3 माइक्रोमीटर। अब मैं आपसे पूछूं, दो आंसर बनेंगे इसके अंदर। लार्जेस्ट ब्लड सेल किसको बोला जाता है? लार्जेस्ट ब्लड सेल कौन सी होती है? लार्जेस्ट ब्लड सेल होती है आपकी डब्ल्यूबीसी। स्मॉलेस्ट ब्लड सेल कौन सी होती है? तो आप आंसर करेंगे, होती है कौन सी? प्लेटलेट। स्मॉलेस्ट ब्लड सेल कौन सी है? प्लेटलेट है आपके पास। क्लियर दोस्तों? आपको पता लग गया लार्जेस्ट ब्लड सेल है और सबसे छोटी सेल कौन सी होती है? ब्लड के। दोनों ही आप याद कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। ये तो आपका आंसर मिल गया इसमें। अगला एमसीक्यू,
हाँ जी चलिए, और ये इस आज की क्लास का लास्ट एमसीक्यू है, इसको डिस्कस कर रहे हैं। Suckling release, which of the following occur from the posterior pituitary? Suckling release यानी एक सकलिंग रिफ्लेक्स होता है, उसका सकलिंग करेंगे तो रिलीज होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जब बच्चा सकलिंग करेगा, सकलिंग क्या है? एक रिफ्लेक्स है। सकलिंग क्या है? एक तरह से रिफ्लेक्स है। हाँ जी, सकलिंग मतलब बेबी क्या करता है? बेबी सक करता है किसको? सक टू निपल। निपल। जस्ट 1 सेकेंड। निपल मतलब ब्रेस्ट की निपल को बेबी क्या करेगा? शक करेगा, और जैसे ही शक करेगा तो स्टिमुलेट हो जाती है थोरेसिक सप्लाई, स्टिमुलेट हो जाएगी। कौन सी नर्व स्टिमुलेट हो जाती है? ध्यान रखना है, T4, T5 एंड T6 स्टिमुलेट हो जाएंगी, जो मैसेज ट्रांसफर कर देती है किसको? ब्रेन को। मैसेज ट्रांसफर कर देंगी किसको? ट्रांसफर टू ब्रेन, या फिर हाइपोथैलेमस बोल सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा? स्टिमुलेट होगी, ये मैसेज ट्रांसफर करेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगी एक हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं क्या? रिलीज करेगी ऑक्सीटोसिन को। और ऑक्सीटोसिन क्या करता है फिर? देख लीजिए इसको भी। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? एक्ट करेगा कहाँ पर? एक्ट ऑन मायो एपिथेलियल सेल। मायो एपिथेलियल। मायो एपिथेलियल सेल कहाँ पे प्रेजेंट होती है? मायो एपिथेलियल सेल ब्रेस्ट के, ब्रेस्ट के अंदर। यहाँ पे काम करेगा और इनको क्या कराएगा? एंड कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। कॉन्ट्रैक्ट देम, इन सेल में कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। तो यहाँ से रिलीज होगा क्या? यहाँ से रिलीज होगा क्या? मिल्क। मिल्क। और मिल्क रिलीज होगा, इजैकुलेट होगा। ये क्या होगा? इजैकुलेट होगा। अब बेबी के माउथ में मिल्क जाएगा। इसीलिए इसी को बोला जाता है मिल्क इजैकुलेशन रिफ्लेक्स। मिल्क इजैकुलेशन, मिल्क इजैकुलेशन रिफ्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। मिल्क इजैकुलेशन रिफ्लेक्स बोल दो, या फिर हम इसी को बोल सकते हैं क्या? लेट डाउन रिफ्लेक्स। लेट डाउन रिफ्लेक्स। लेट डाउन रिफ्लेक्स। तो दोस्तों इसका आंसर आपको मिला होगा। हाँ जी, सकलिंग रिलीज कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन को रिलीज करती है। प्रोलैक्टिन हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन होता है। सोमेटोस्टेटिन आपको पता लग गया, ये पेनक्रियाज का है। सोमेटोमेडिन, ये सारे हार्मोन्स हैं आपके। चलिए हम देख रहे हैं यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपको ये। मिल्क इजैकुलेशन रिफ्लेक्स या लेट डाउन रिफ्लेक्स पूछ सकता है आपको, तो याद होना चाहिए, ठीक है। हम इसकी फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन के बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए। 4 टाइप के ब्रेस्ट मिल्क होते हैं। पहला होता है कोलेस्ट्रम, दूसरा होता है कौन सा? ट्रांजिशनल मिल्क, तीसरा होता है ट्रांज मैच्योर। मैच्योर मिल्क के 2 टाइप होते हैं, एक तो होता है आपका फोर मिल्क, और दूसरा होता है हिंट मिल्क, जो मैं आपको क्लास में बता चुका हूँ। अभी हम क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम देखते हैं फोर फेज ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन। फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन। फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन के 4 फेज होते हैं, चारों फेज आपको याद रखने हैं। पहला फेज मेमोजेनेसिस। मेमोजेनेसिस। दूसरा फेज लैक्टोजेनेसिस। जो तीसरा फेज होता है आपका गैलेक्टो, लैक्टोजेनेसिस हो गया। गैलेक्टोकाइनेसिस। एक मिनट इसको सही से नोट डाउन करो। गैलेक्टोकाइनेसिस। और चौथा फेज होता है आपका क्या? गैलेक्टोपोएसिस। गैलेक्टोपोएसिस। चलिए ये 4 फेज हैं। इन चारों फेज के अंदर पहला मेमोजेनेसिस, लैक्टोजेनेसिस, गैलेक्टोकाइनेसिस और गैलेक्टोपोइसिस, 4 फेज हैं आपके फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन में देखने को मिलेंगे। इसमें पहला मेमोजेनेसिस, दूसरा गैलेक्टोजेनेसिस लैक्टोजेनेसिस, तीसरा गैलेक्टोकाइनेसिस, और चौथा होता है आपका कौन सा? गैलेक्टोपोइसिस।
मेमोजेनेसिस के अंदर एनलार्जमेंट होता है किसका, ब्रेस्ट का। और ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट कराता है आपका कौन सा हार्मोन, हार्मोन याद रखना है, वो ये हार्मोन ही पूछे जाते हैं। ये इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है आपका ईस्ट्रोजन हार्मोन। ईस्ट्रोजन हार्मोन ये आपका ब्रेस्ट का फॉर्मेशन कराता है, ब्रेस्ट का साइज बढ़ाने में हेल्प करता है, ब्रेस्ट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। दूसरा लैक्टोजेनेसिस, इसमें हेल्प करता है आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ब्रेस्ट मिल्क का फॉर्मेशन कराने में हेल्प करता है। जेनेसिस बोले तो फॉर्मेशन और ब्रेस्ट मिल्क, लैक्टोज बोले तो एक शुगर होती है जो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है, तो इसको बनाने में हेल्प करेगा कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। गैलेक्टोकाइनेसिस, गैलेक्टोकाइनेसिस का मतलब है यहाँ पे सिंथेसिस एंड सीक्रेशन होगा किसका, ब्रेस्ट मिल्क का, यानी इजैकुलेशन होता है किसका, इजैकुलेशन होगा यहाँ पर ब्रेस्ट मिल्क का, ब्रेस्ट मिल्क, इजैकुलेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। ये ब्रेस्ट मिल्क को इजैकुलेट कराने वाला हार्मोन है कौन सा, ध्यान रखना है, ब्रेस्ट मिल्क को इजैकुलेट जो कराता है वो ऑक्सीटोसिन होता है। इसी को हम बोलते हैं मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स या लेट डाउन रिफ्लेक्स। लास्ट रह गया गैलेक्टोपोइसिस। और अच्छे से इफेक्टिव सिंथेसिस और सीक्रेशन हो सके ब्रेस्ट मिल्क का, इसके लिए एक हार्मोन और काम करता है जिसका नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन। फिर से प्रोलैक्टिन हार्मोन यहाँ पे काम करता है और अच्छे से और ज्यादा क्या कराता है, सिंथेसिस एंड सीक्रेशन कराता है किसका, ब्रेस्ट मिल्क का। इस तरह से ये चार फिजियोलॉजी प्रेजेंट रहेंगी, फेजेस प्रेजेंट रहेंगे फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन के। पहला फेज कौन सा बताया, मेमोजेनेसिस, दूसरा लैक्टोजेनेसिस, तीसरा गैलेक्टोकाइनेसिस, चौथा गैलेक्टोपोइसिस। क्लियर दोस्तों, आई होप कि ये आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी आपको इन एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे से आपको ऑफलाइन के अंदर भी बताया और ऑनलाइन में यहाँ पे आपको डिस्कस करा दिया गया है। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।